नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रसायन विज्ञान हम लोग कर रहे हैं। आज दूसरा वीडियो है और दूसरा टॉपिक है। मैंने कहा था कि रसायन विज्ञान के जो परिचय पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न आए हों उसको हम लोग करेंगे। आप एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th का पढ़ते रहिए। एक कहानी की तरह उसको पढ़ जाइए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके पढ़ जाइए। हम लोग प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकता। एक टॉपिक का हो सकता है एक ही वीडियो में कवर हो जाए या 2 वीडियो में कवर हो जाए, भले ही लंबा लगे लेकिन हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं दूसरे टॉपिक का। दूसरा टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। जब वर्गीकरण करते हैं तो हमने क्या कहा था कि भौतिक अवस्था में ठोस द्रव गैस करते हैं, और जब हम रासायनिक में करते हैं तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध में हमने क्या कहा था कि तत्व और यौगिक आएंगे, और अशुद्ध में मिश्रण। इसी मिश्रण में विलयन आता है। क्यों? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण, ठीक है ना। और समांगी मिश्रण में क्या आ जाता है? विलयन। जब आगे पढ़ेंगे तो विलयन भी 3 प्रकार के पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब उसी विलयन में भी आपको उस मिश्रण में पढ़ना पड़ेगा कोलाइडी विलयन। तो हम लोग केवल और केवल थियरी तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग केवल एमसीक्यू के माध्यम से उतना पढ़ेंगे। अगर आप वो पढ़ लिए एनसीईआरटी तो आपका दुख दूर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा बस आप एक लूसेंट ले लीजिए, ठीक है ना। क्या ले लीजिए? लूसेंट, सामान्य ज्ञान जो चौड़ा वाला आता है, उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया है ना उसको पढ़ जाइए, आराम से आप कर ले जाएंगे। आपका रेलवे एग्जाम नहीं रुकेगा साइंस की वजह से, ठीक है ना। बाकी मैथ आपका कैसा है, रीजनिंग कैसा है, वो आप पर निर्भर करता है। आप मैथ, रीजनिंग और साइंस यही तीनों पर ध्यान दीजिए ग्रुप डी के लिए। बाकी जीके जीएस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आप करेंट अफेयर बस देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न कह रहा है कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है कैसा? समांगी हो सकता है कि विषमांगी हो सकता है कि दोनों हो सकता है कि शुद्ध पदार्थ। एक बात है, मिश्रण तो शुद्ध पदार्थ है नहीं, अशुद्ध है, और यह दोनों प्रकार से हो सकता है, समांगी और विषमांगी, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? ये समांगी मिश्रण में आपको एक ही प्रावस्था दिखेगी। क्या? कितनी? एक ही प्रावस्था। एक ही प्रावस्था का मतलब समझते हैं? जैसे आप पानी में चीनी घोल दीजिए, अगर वो घुल गया तो आपको केवल और केवल पानी ही दिखेगी, इसमें चीनी बिल्कुल नहीं दिखेगी, ठीक है ना। ये पानी है, इसमें चीनी बिल्कुल नहीं दिखेगी, केवल पानी दिखेगी। ये क्या हो गया? समांगी मिश्रण। इसी को हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? वास्तविक। विषमांगी में क्या होगा? अब इसमें जल में मिट्टी घोल दीजिए चाहे बालू घोल दीजिए तो घुलेगा नहीं, मिट्टी अलग दिखेगा और बालू अलग दिखेगा, तो ये क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण। जैसे चावल और दाल को हम मिला दें, दोनों चावल अलग दिखेगा और दाल अलग दिखेगा, ये विषमांगी मिश्रण है। कोई ठोस धातु अगर हम बनाते हैं, जैसे पीतल हुआ, गन मेटल हुआ, जर्मन सिल्वर हुआ, जो मिश्र धातु में पढ़ते हैं वो भी समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जिनकी प्रावस्था केवल एक हो, उसमें केवल एक ही चीज़ दिखाई दे तो वो समांगी मिश्रण है। जिसमें एक से अधिक चीज़ दिखाई दे जिसकी प्रावस्था एक से अधिक हो वो विषमांगी होगा। जैसे इसमें क्या है? बालू और जल दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो विषमांग हो गया। क्लियर है? चावल और दाल में चावल और दाल दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, विषमांग हो गया। क्लियर है? मिश्रण में कोई आपको एक्स्ट्रा जैसे नया पदार्थ नहीं बन जाता, सबका अपना अपना जो गुण है वो अलग अलग रहता है। अब ऐसा नहीं है कि चीनी और पानी को घोल दिए तो नया पदार्थ बना, उसमें चीनी और पानी का ही गुण है अलग अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का और विविध मिश्रण का। तो मिश्र धातु ठोस होता है ना जी, तो ठोस विलयन का। विलयन भी क्या है? मिश्रण है। विलयन लिख दिया तो आप घबराइए मत, मिश्रण। और ये विलयन कैसा मिश्रण है? तो आप कहेंगे समांगी मिश्रण है, इसलिए ठोस समांगी मिश्रण कहने से बचा गया है, उसके बजाय कह दिया है ठोस विलयन। क्लियर है? मिश्र धातु
का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है, इसे हम कह सकते हैं ठोस विलयन। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण हमने क्या बताया है आपको कि अलग अलग दिखाई दे। पीतल में, पीतल किसका किसका बना होता है, तो आप कहेंगे कॉपर तांबा का और जिंक का। याद कैसे करते हैं आप, ऐसे याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी मतलब पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, पिताजी। ठीक है ना। अच्छा, तो क्या जिंक और कॉपर अलग अलग दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है। इसमें तो एक ही दिखाई देगा आपको, येलो येलो मतलब पीतल दिखाई देगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये तो समांगी मिश्रण हो गया। अभी हमने बताया कि मिश्र धातुएं सदैव समांगी मिश्रण होती हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। वायु में क्या आपको ऑक्सीजन अलग, नाइट्रोजन अलग, कार्बन डाई अलग ऐसा दिखता है क्या, नहीं। मतलब वायु भी समांगी मिश्रण होते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। पानी में चीनी अगर घोल दिए तो पानी अलग और चीनी अलग अलग दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते हैं। मतलब कि यह भी समांगी मिश्रण है। आंसर हो गया दूध। पहले वीडियो में मैंने दूध के बारे में बताया है कि दूध एक कोलाइडी विलयन है, और जितने कोलाइडी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्यों, अगर दूध को थोड़ा सा आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे इसका मलाई ऊपर आ जाता है ना, जम जाता है ना। मतलब वो मलाई हम देख सकते हैं अपनी आँखों से ही। अगर हम तो ऐसे भौतिक अवस्था कुछ किए तब आप इसको सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। वो जो फैट हैं, फैट मतलब वसा के जो अणु हैं स्पष्ट रूप से दूध में दिखाई देते हैं, और दूध में दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, इसका मतलब क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो याद रखिएगा दूध में क्या है, फैट है, पानी है ना, ये विषमांगी मिश्रण है। आपने कभी सुना होगा हंस के बारे में कहा जाता है या फिर बकुले के बारे में, ध्यान नहीं मुझे, शायद हंस के ही बारे में कहा जाता है या फिर सारस के बारे में, कि दूध से पानी अलग कर देता है, दूध पी जाता है पानी छोड़ देता है ना। तो आपको याद रखना है दूध एक विषमांगी मिश्रण है, और जेई के एग्जाम में आया हुआ है रेलवे के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। भौतिक अवस्था में कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन कोलाइडी नहीं है। कोलाइडी एक विलयन है। हम लोग जब मिश्रण पढ़ते हैं तो उसमें हम विलयन पढ़ते हैं, और विलयन में कोलाइडी विलयन अलग से पढ़ लेते हैं। तरल मतलब द्रव की बात हम लोग पढ़े हैं, गैस पढ़े ही हैं। मिट्टी क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे सर ठोस होता है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं शामिल हैं, कोलाइडी शामिल नहीं है। अगर हमें यह चीज़ दे देता है, जैसे कोलाइडी क्या है, कोलाइडी भी तो तरल विलयन है ना, द्रव में आ जाएगा, लेकिन इस द्रव के अंदर आता है। ये तरल दे दिया, तरल का मतलब ही द्रव होता है। कोलाइडी एक विलयन होता है, इसलिए जो शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, कोलाइडी। इसका मतलब आंसर ऑप्शन ए। ये दिमाग का खेल है, आराम से पढ़ेंगे प्रश्न को समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए अगर पढ़ाना होगा तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा कोलाइडी विलयन के बारे में हैं। कह रहा है हवा एक है, हवा शुद्ध मिश्रण है। मिश्रण है तो शुद्ध कैसे हो सकता है भाई, ठीक है ना, केवल मिश्रणों का मिश्रण है। अरे भाई मिश्रणों का, मिश्रण का मतलब समझते हैं, जैसे ये देखिए दाल, दाल और चावल है, ठीक है ना, राइस। हाँ, अब इसके बाद हमने ये कह दिया वाटर और नमक, ठीक है ना। अब देखिए ये जब मैं इन सबको मिलाऊंगा तब मिश्रणों का मिश्रण होगा, लेकिन क्या एयर में मिश्रणों का मिश्रण है क्या, नहीं भाई, केवल मिश्रणों का मिश्रण नहीं है। केवल तत्वों का मिश्रण नहीं, तत्वों के अलावा हम देखिए CO2 क्या है, आप कहेंगे यौगिक है। मीथेन क्या है, यौगिक है। CFC क्या है, यौगिक है। हम कह रहे हैं कि ये देखिए तत्व है, H2 तत्व है, तत्व से संपरमाणुक अणु बन गया। O2 ऑक्सीजन तत्व है, इससे संपरमाणुक अणु बन गया, ऑक्सीजन के अणु हो गए। नाइट्रोजन अणु है, इसके अलावा यौगिक भी है, तो ये नहीं है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। आंसर डी इज राइट आंसर। देखिए ना, तत्व में हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लिया, यौगिक में CO2, CFC और CH4 लिया है ना, मीथेन। तो ये क्या है, हवा एक मिश्रण है, और वो कैसा मिश्रण है, कहेंगे आप तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह विजातीय मिश्रण, अच्छा विजातीय मिश्रण समझते हैं क्या होता है, हैं? वही समांगी और विषमांगी को, सजाती मतलब समांगी, विजाती मतलब विषमांगी, ठीक है ना।
वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं। निलंबित मतलब जिनके अवयवी कण को हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है भाई? भाई असंतृप्त विलयन में जो होता है वो हम कह रहे हैं एक विलायक होता है जिसे जल होता है। जल में ये पात्र मैंने बना लिया, इसमें जल है। इस जल में कुछ चीज़ मानकर चलिए 100 ml जल में 30 ग्राम अगर हमारा घुल रहा है चीनी, ठीक है ना, तो वो तो संतृप्त हो गया। लेकिन अगर हम 40 घोल दिया और 40 भी घोल लिया वो तो असंतृप्त विलयन हो गया, ठीक है ना। लेकिन चीनी में पानी में चीनी घुल गया तो क्या दिखेगा? क्या तो नहीं दिखेगा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सस्पेंशन मतलब निलंबन, इसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। जैसे आप क्या करिए कि अगर कोई नील का टुकड़ा जानते हैं ना, नील का टुकड़ा पानी में नील मिलाएंगे तो नील स्पष्ट रूप से दिखेगा, है ना, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? निलंबन, ठीक है ना। सस्पेंशन पढ़ेंगे हम लोग, या फिर मैंने कहा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, इसके अलावा एक लुसेंट ले लीजिए। लुसेंट में रसायन विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो दिया है अच्छे से, आप एक एक लाइन में ही उसको समझ लेंगे। मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा इसी प्रश्न पर, ठीक है ना। कोलाइड क्या है हमने बता दिया, इसे सूक्ष्मदर्शी के रूप से देख सकते हैं इनके भी अवयवी कणों को। लेकिन कह रहा है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, इसलिए हमें सस्पेंशन, इसी निलंबित का अंग्रेजी सस्पेंशन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं कि विलयन में क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, बस थोड़ा समझिएगा, जगह कम है। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, दो बातें होती हैं, वो आपको याद रखनी है। देखिए ये विलयन लिख दिया, ठीक है ना। ये किससे बनते हैं तो आप कहेंगे बराबर लिखना होगा मुझे, कहेंगे एक तो होता है विलायक। विलायक का मतलब क्या होता है समझते हैं? जिसमें चीज़ें हम घोलते हैं। और एक होता है विलेय। विलेय मतलब समझते हैं? जो चीज़ घुल रहा है। जैसे ये हमारे पास एक ग्लास है, तो इसमें हमने जो जल मिलाया, ये जल रखा है, तो ये जल है विलायक। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हम घोलते हैं, जल में ही घोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया? विलायक, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये चीनी के छोटे छोटे कण डाल रहे हैं, बाद में घुल करके ख़त्म हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये जो चीनी डाला हुआ है ये क्या है? विलेय है, ठीक है ना। विलेय और विलायक समझ गए। कभी कभी हम ऐसे भी अंदाज़ा लगाते हैं जो कि गलत है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर मिल जाता है, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, ऐसे समझते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है? जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं वो विलायक होता है, और जो घुलता है वो क्या होता है? विलेय होता है। विलायक विलेय मिलकर के विलयन बनते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें जो जल है, जल को आपको याद रखना है कि यह सार्वत्रिक विलायक होता है। जल कैसा विलायक है? तो आप कहेंगे सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब सार्वत्रिक विलायक। क्लियर है? अब मैं आपको समझा दूं कि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है। फिर कोलाइटिव विलयन भी बता दूंगा इसी में, भले ही टाइम लग जाए। इसको मिटा रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ। देखिए याद रखिएगा, संतृप्त विलयन क्या होता है, ये डी वाले को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। जैसे मानकर चलिए कोई एक निश्चित ताप हो, ताप को बढ़ाना घटाना नहीं है, कोई एक निश्चित ताप ले लीजिए, 40 डिग्री 50 डिग्री जितना भी है। अब उस ताप पर, ठीक है ना, उसी निश्चित ताप पर कोई विलयन हो, ठीक है ना। अब आपको वो याद रखना है कि वो उसमें कितना अधिकतम घुल सकता है। जैसे मानकर चलिए ये हमारे पास एक बर्तन है, इसमें 100 ml, कितना ml? 100 ml वाटर है, पानी है, ठीक है। अब आज का तापमान जो भी हो, अब उसमें हम चीनी घोल रहे हैं। इसमें जाते जाते 30 ग्राम तक चीनी, चाहे 20 ग्राम, जो लिख रहे हैं लिख दिए 30 ग्राम चीनी घुल गया आराम से, न हमें तापमान बढ़ाना पड़ा न घटाना पड़ा। और इससे अगर आधा अधिक मतलब हम 35 ग्राम मिला दिए, चाहे 40 ग्राम मिला दिए, अब 30 ग्राम घुला, बाकी थोड़ा सा बच गया, उसमें दिख रहा है नहीं घुल रहा है, समझ रहे हैं। तो मतलब
ये संतृप्त विलयन है। कैसे बोलेंगे? 100 ml प्रति 30 ग्राम क्या है? संतृप्त विलयन है। मतलब इस विलयन की जो क्षमता है, विलेय के 30 ग्राम को ही घोलने की क्षमता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय के पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब अधिकतम क्या है? 30, इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। बात समझ में आ रही? 10 घुल सकता है, 20 घुल सकता है, 28, 29 घुल सकता है, 30 तक घुल सकता है, उससे ऊपर नहीं घुल सकता। तो ये क्या है? संतृप्त विलयन। क्लियर है? अब मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा असंतृप्त विलयन। ध्यान से सुनिएगा, आया हुआ प्रश्न है। असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि जैसे कोई निश्चित ताप है, ठीक है, अब उस विलयन में जो विलेय पदार्थ है उसकी और अधिक मात्रा उस ताप पर अगर घोली जा सकती है तो असंतृप्त विलयन है, और नहीं घुली जा सकती है तो संतृप्त विलयन है। जैसे ये क्या है हमारा, ठीक है ना, तापमान वही है, आज ही का ताप जितना है वो सही, एक निश्चित तापमान है, ठीक है ना। हम कह रहे थे ये 100 ml जल है, इसमें कितना जल है? 100 ml जल है, इसमें 30 ग्राम चीनी घुल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं घुल पा रहा है, तो वो क्या हो गया? संतृप्त विलयन। लेकिन अगर 35 ग्राम घुल रहा है, 40 ग्राम घुल रहा है, भले ही देर से घुल रहा है, अगर घुल जा रहा है बिना ताप वगैरह बढ़ाने से, हिला डुला करके थोड़ा बहुत, तो समझिए ये क्या है? असंतृप्त विलयन है। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर कोई विलयन है, जल है, उस जल में हम अधिकतम मात्रा तक अगर घोल देते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं घुलेगा तो संतृप्त है, और उसके अधिकतम मात्रा से भी अगर घुल गया तो क्या है? वो असंतृप्त विलयन है। क्लियर है? मतलब अगर परिभाषा रूप में कहें तो आप लिख भी सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। उसी ताप पर, ताप नहीं बढ़ा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? ताप बढ़ा देंगे तो अलग विलयन बन जाएगा, अति संतृप्त। उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा। संतृप्त विलयन और असंतृप्त में तापमान क्या है? समान है। क्लियर है? इसमें अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती और इसमें अधिक मात्रा घोली जा सकती है, ऐसे याद रखिएगा। और एक जो अंतिम है इसमें सिखाने वाला हूँ, अति संतृप्त है। अति संतृप्त का मतलब क्या है ना? जबरदस्ती, जबरदस्ती विलयन बनाना। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास जो पात्र है, इसमें 100 ml वाटर था और 30 ग्राम चीनी, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं चलो 35-40 ग्राम भी हो गया, 30 से क्या हो गया? 40 ग्राम, मतलब असंतृप्त हो गया। लेकिन हम इस 100 ग्राम में 70 ग्राम घोल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कैसे घोलेंगे? इसके तापमान को बढ़ा देंगे, गर्म कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये 70 ग्राम जो है ये भी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो जब 70 ग्राम भी घुल गया, औकात से अधिक घुल गया, लेकिन घुलने के लिए क्या किया? हमने तापमान को बढ़ा दिया, तब इसको कहेंगे अति संतृप्त विलयन। मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा संतृप्त विलयन, मतलब कोई भी विलयन संतृप्त ही रहेगा जिसमें अधिकतम मात्रा नहीं घोली जा सकती, तो इसीलिए मैंने संतृप्त विलयन कह दिया। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए मैंने परिभाषा रूप में बता दिया, हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन मैंने यह कहा कि किसी विलयन की एक औकात होता होगा ना। औकात शब्द मैंने क्यों कहा? मैंने कहा 100 ml में 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं घोला जा सकता, सामान्य ताप पर बिना कोई छेड़छाड़ किए। अगर 40 ग्राम कर दिए, थोड़ा सा चम्मच लिए हिला दिए, वो भी घुल गया। 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम डाल दिए, कितना हो हिलाइए उसको चम्मच से, वो घुलने वाला नहीं है, वो तली में जाकर बैठ ही जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको तापमान देंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी घुल जाएगा। तो याद रखिएगा, संतृप्त असंतृप्त में मतलब तापमान स्थिर रहता है, जबकि अति संतृप्त में तापमान बढ़ा करके जबरन हम उस विलेय को घोलते हैं। बस यही याद रखिएगा। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत?
अब देखिए मैं आपको क्या थोड़ा समझा दूँ, कोलाइडी विलयन थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। टाइम लग जाएगा, लग जाने दीजिए। कोलाइडी विलयन थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जब हम लोग विलयन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अभी हमने सिखाया कि एक सस्पेंशन होता है जिसको हम निलंबन कहते हैं, फिर उसके बाद में एक कोलाइडी होता है, अब वास्तविक विलयन एक होता है। वास्तविक विलयन को हमने पढ़ लिया है समांगी मिश्रण के रूप में। मैं कोलाइडी और निलंबन ये सस्पेंशन के बारे में बता दूं। आंसर तो आपको पता है कि ऑप्शन बी यहाँ लगा चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, कोलाइडी विलयन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है कि इसके अवयवी कण 10⁻⁻5 सेमी से लेकर के 10⁻⁻7 सेमी तक होता है। ये आपको याद रखना है डेटा, क्योंकि ये कभी कभी सवाल पूछता है डेटा से। जबकि जब इसका पूछेगा तो 10⁻⁻3 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁻4 सेंटीमीटर तक होता है। इसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। इसको हम नग्न आँखों से नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी, एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से इसके अवयव कणों को देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक आप पढ़े होंगे चर्मपत्र झिल्ली, ये चर्मपत्र झिल्ली से पार नहीं होता है इसके अवयवी कण, याद रखिएगा इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। और इसी कोलाइडी विलयन में आप टिंडल प्रभाव देखते हैं। कौन सा प्रभाव देखते हैं, टिंडल प्रभाव देखते हैं, जिसमें शंकु का आकार दिखने लगता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है ना। तो कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मैं वो बता देता हूँ, जितना याद है मैं बता देता हूँ। दूध हुआ, ठीक है ना, गोंद हुआ, और आपका जो रक्त है, जो ब्लड है, वो भी क्या है, कोलाइडी विलयन है। जो स्याही है ये क्या है, कोलाइडी विलयन है, याद रह जाएगा, ठीक है। जब आप निलंबन की बात करेंगे, सस्पेंशन की बात करेंगे, तो सस्पेंशन का आप याद रख सकते हैं नदी का गंदा पानी। गंदा पानी आप देख सकते हैं, नदी का ही नहीं, किसी चीज़ का गंदा पानी आप देख सकते हैं। समुद्र का पानी गंदा देख सकते हैं, नदी का गंदा पानी, तालाब का, जो भी गंदा पानी का तात्पर्य क्या है, मतलब पानी में घुला हुआ मिट्टी, ठीक है ना। स्पष्ट रूप से दिख जाता है ना मिट्टी। अच्छा, धुआं देखे हैं तो वायु में धुआं, ये क्या है, हमने कह दिया धुआं दिख जाए आपको, ठीक है ना। पानी में घुली हुई मिट्टी दिख जाए, वो क्या होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा निलंबन में एक चीज़ और होता है, हमने कहा था कि जल में अगर आप नील का एक टिकिया ले लीजिए, नील का ठोस ले लीजिए, उसमें डालेंगे तो नील स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और जल अलग दिखाई देगा, ठीक है ना। जब पूरा घुल जाएगा तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे घुलेगा वो दिखाई आपको देगा, तो ये निलंबन होता है, क्लियर है। प्रश्न यही आएगा कि हम नग्न आंखों से किसके अवयवी कणों को देख सकते हैं, तो निलंबन को, सस्पेंशन, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सस्पेंशन। कोलाइडी को कोलाइड ही कहते हैं। अच्छा, कोलाइडी के प्रकार से प्रश्न पूछता है, ये आपको याद रखिएगा। क्या पूछता है भाई, कोलाइडी में आपने पढ़ा होगा सोल, ठीक है, जेल पढ़ा होगा, एरोसोल पढ़ा होगा, एरोसॉल, ठीक है ना। इसके अलावा पायस पढ़ा होगा, पायसीकरण पढ़े हैं ना, पायस क्यों लिख रहा हूँ मैं, पायस पढ़ा होगा, पायस को ही इमल्सन कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा झाग पढ़ा होगा, फोम, तो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, सोल क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ठोस कण है, ठीक है ना, जो ठोस कण हैं वो द्रव में परिक्षेपित होते हैं। परिक्षेपण का मतलब क्या है, जिसमें फैले होते हैं उनको परिक्षेपित कह रहे हैं, ठीक है ना, उसे सॉल्व कहेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक एग्जाम्पल समझिएगा। अच्छा, दस्ताना यूज किए हैं कि नहीं, जैसे कि आप देखेंगे जो तार वगैरह का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, वो हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। उस हैंड ग्लव्स में रबर जो होता है, रबर का दस्ताना होता है, उसमें क्या होता है, रबर को वो लोग लेपन करते हैं, ठीक है ना, तो वही क्या हो गया, सॉल हो गया, ठीक है ना। और जेल क्या होता है, जेल में जो ठोस के कण हैं, ठीक है ना, जो ठोस के कण हैं, याद रखिएगा सॉल में भी ठोस द्रव में लेपन होता है और जेल में भी ठोस होता है, तो उसमें एग्जाम्पल आप जेली और जिलेटिन याद रखिएगा, ठीक है ना। इतना तो है नहीं कि पूरा हम पढ़ा देंगे, माइंड में जितना आ रहा है मैं वो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में एरोसोल, तो इसको याद रखिए, एयर दिख रहा है ना, एरोसोल में एयर दिख रहा है, एयर मतलब गैस, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में तो
जो ठोस, दोनों में जो ठोस हैं वो द्रव में घुले हैं, ये दोनों में क्या है, ठोस जो हैं वो द्रव में घुले हुए हैं। क्लियर है। लेकिन इसमें एरोसोल में ये गैस में घुले रहेंगे, ये द्रव में घुलेंगे, ये दोनों किस में घुलेंगे, द्रव में, जबकि इसमें गैस में घुले रहेंगे। ठोस और द्रव जो है गैस में घुले रहेंगे, तो वो क्या होगा, एरोसोल। जैसे आप देखेंगे कोहरा, कोहरा देखे ना, तो कोहरा को अगर कभी पूछे तो क्या होगा, एरोसोल होगा। अब धुआं के बारे में कोई पूछे, धुआं कैसा कोलाइडी विलयन है, तो कहेंगे एरोसोल होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगर ऐसे कहा तो धुआं तो हालांकि अभी हमने निलंबन बताया है, ठीक है ना, तो कोहरा को आपको याद रखना है, एरोसोल होगा। ठीक है। अच्छा, पायस क्या होता है भाई, तो पायस में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण में परिक्षेपित होते हैं। परिक्षेपित मतलब समझ ना, मतलब फैले होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पायस कहेंगे। जैसे अगर हम पायस का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो बस आपको याद रखिएगा कि दूध, दूध एक कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन में किस तरीके का विलयन है, तो आप कहेंगे पायस। इसी का पायसीकरण करके पैकेट में बेचते हैं लोग। ठीक है ना। अच्छा, इतना काफ़ी है। बाकी किताब से आप पढ़िएगा, जितना है उतना बता दिया। दूध कैसा है, विलेन है, कोलाइडी विलेन, कोलाइडी में पायस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, नहीं करता है पूछा है। तो क्या है, मिश्रण के घटक उनके गुणों के को बरकरार रखते हैं। सही बात है। मिश्रण किसे करते हैं, हमने बताया ना कि विभिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण में जो अवयवी कणक, जैसे स्टार हो गया, ये सर्कल हो गया, ये क्रॉस हो गया, सबके गुण अपने अपने बरकरार रहते हैं। ठीक है ना, मिला भी देंगे तो भी, चावल दाल मिलाएंगे तो चावल को चावल ही कहेंगे, दाल को दाल ही कहेंगे। अब ये मत कह दीजिए कि उसको खिचड़ी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक नया यौगिक नहीं बनता, उनके गुण बरकरार रहते हैं। ठीक है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, सही बात बोला है। इसे भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, सही बात। भौतिक विधियों का मतलब क्या कर, उंगली से हाथ से छांट सकते हैं, निकाल सकते हैं, गर्म करके, दाब दे करके, तो ये होता है भौतिक विधि। कह रहा है इसकी संरचना तय होती है, यही तो गलत दे दिया है, और हमें गलत ही चूज करना है, गुणों का पालन नहीं करता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसकी संरचना तय नहीं होती है। संरचना किसकी तय होती है भाई, तो आप कहेंगे सर यौगिक की संरचना तय होती है। किसकी संरचना तय होती है, यौगिक की। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो भाई उसको हम कहते हैं अमिश्रणीय, इमिसिबल। जब मिश्रण बनेगा ही नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे, अमिश्रणीय कहेंगे। क्लियर है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट मतलब विलायक जिसमें घोला जाता है, सॉल्यूट मतलब विलेय जो घुलता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, तो हमने कहा विलेय है। ऑप्शन विलेय कहीं नहीं दिया, मतलब घुला हुआ पदार्थ को ही क्या कहते हैं, विलेय। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, स्पीड से आगे बढ़ते हैं। शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है भाई। अब देखिए यौगिक नहीं है, नहीं है, तो आपको याद रखना लेड, लेड का क्या होता है, पीबी, इसको सीसा बोलते हैं, एक धातु होता है। चॉक क्या होता है, तो कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो एक यौगिक है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यह भी एक यौगिक है, देखिए ना H और S दिख रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी क्या है, यौगिक है। अकेला कौन बच गया, लेड। यौगिक की पहचान क्या है भाई, उसमें दो या दो से अधिक तत्व होंगे एक निश्चित अनुपात में। जैसे हाइड्रोजन 2 है और सल्फर कितना है, 1। ठीक है ना, ये मैं उनके परमाणुकता के आधार पर बोल रहा हूँ। इसमें S2 है और S अकेला है, और ऑक्सीजन कितना है भाई, 2 है, ये निश्चित अनुपात में है। कैल्शियम कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इस रेशियो में है, अतः यह क्या है, यौगिक है। लेड एक धातु है, एक तत्व है, तो हम कहेंगे यह यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न है रेत और चीनी का मिश्रण कैसा है? तो विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी नहीं दिया तो विजातीय मिश्रण है। बात खत्म। क्लियर है? रेत और चीनी, कोई दिक्कत? अगर ये रेत और जल दे देता तो निलंबन आप कहते। क्या कहते? निलंबन। ठीक है ना। हालांकि देखिए विजातीय मिश्रण भी है, वो विजातीय है, लेकिन इसको निलंबन नहीं देना चाहिए ऑप्शन में, है कि नहीं? लेकिन निलंबन एक विलायक और एक विलेय रहेगा तभी वो निलंबन होगा। ठीक है ना। यहाँ दोनों ही ठोस पदार्थ हैं, रेत और चीनी, कोई घोलने वाला नहीं है और ना ही घुलने वाला है इसमें। तो रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? अब देखिए जब परिवर्तन की बात करते हैं दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमने कहा एनसीईआरटी पढ़िए, पढ़िए स्पष्ट रूप से दिख जाएगा आपको। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है ये प से परिवर्तन। ठीक है ना। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन में ताप दाब का प्रयोग करके हम लोग परिवर्तन करते हैं, और रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ कोई नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में उसका गुण नहीं बदलता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए ठोसों का द्रवों में पिघलना, तापमान बढ़ा के परिवर्तन करते हैं ना, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन है गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, गैसों को ठंडा कर देते हैं तो द्रव बन जाता है ना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, किण्वन समझते हैं? जैसे दूध से दही बनना, या फिर गेहूं से, जौ से, या फिर महुए से शराब बनना, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया के द्वारा उसको परिवर्तन कर देता है। तो ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अब द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, यह भी भौतिक परिवर्तन है। द्रवों को टेम्परेचर दे देंगे तो गैस में बदल जाता है। इस हिसाब से जो आंसर हुआ हमारा क्या हुआ? पदार्थों का किण्वन। किण्वन क्या है? तो आप कहेंगे ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है मेरे भाई? रासायनिक, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में एक चीज़ और है कि भौतिक परिवर्तन में हम जो परिवर्तन कर रहे हैं फिर उससे हम प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, परंतु रासायनिक परिवर्तन में हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकते। जैसे दूध से दही बना देते हैं, क्या दही से दूध बन सकता है क्या? कभी नहीं। इसका मतलब दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा। अच्छा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन कैसा परिवर्तन है? अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, या फिर लौह में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना। यह आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब दीजिएगा और यहीं से कल शुरू करेंगे 22 नंबर से, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो 2 वीडियो लगेगा, वरना बहुत ज़्यादा टाइम होगा। 22 नंबर का होमवर्क आपको देना है कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन के साथ साथ लिखिएगा भी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।